इमेजिन करो एक वॉर जैसी सिचुएशन है। बिल्कुल, और ये बहुत डरावना सिनेरियो है। राइट, मतलब हमारी मिसाइलें लॉन्च पैड पर एकदम रेडी हैं, हमारे ट्रूप्स बॉर्डर पर क्रिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं, और अचानक भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाए। हाँ, स्क्रीन पर कुछ नहीं। हमारी मिसाइलें अपना टारगेट कैसे ढूंढेंगी? हमारे फाइटर जेट्स को रास्ता कौन दिखाएगा? ऐसे में तो पूरी डिफेंस ग्रिड ही कोलैप्स कर सकती है। एग्जैक्टली। तो हाँ जी बैच, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और ये है आपका डेली करंट अफेयर्स इन डेप्थ सेशन द इंडियन एक्सप्रेस के साथ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। और आज का हमारा ये सेशन इसी खौफनाक रियलिटी पर आधारित है। बिल्कुल। आज की डेट है 17 मार्च 2026 और आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आईएसआरओ के नाविक सिस्टम में एटॉमिक क्लॉक का फेलियर। यार ये टॉपिक सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होने भी चाहिए। अगर हम जीएस पेपर 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें। जो कि बहुत क्रिटिकल सेक्शन है मेंस के हाँ, लिए। जी। तो ये सिर्फ एक मशीन या सैटेलाइट के खराब होने की खबर नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ा मुद्दा है। यार ये वेकअप कॉल बहुत बड़ा है। तो बैच, आज का सेशन एकदम पावर पैक्ड है, तो हेडफोन्स लगा लो और लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज क्या हुआ वो मैं तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। 13 मार्च 2026 को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जी, आईएसआरओ की तरफ से एक कंफर्मेशन आई है। हाँ, हमारा जो IRNSS 1F सैटेलाइट है ना, उसकी जो आखिरी बची हुई एटॉमिक क्लॉक थी, उसने काम करना बंद कर दिया है। और इस घटना के इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें इसकी टाइमलाइन देखनी होगी। राइट। अब समझो कि ये सैटेलाइट मार्च 2016 में लॉन्च हुआ था। मतलब इसकी डिजाइन लाइफ 10 साल की थी। जो कि अभी 10 मार्च 2026 को ही पूरी हुई थी। और उसके ठीक 3 दिन बाद 13 मार्च को इसकी घड़ी ने दम तोड़ दिया। मतलब हद है। अब इसके पीछे की साइंस समझना बहुत जरूरी है। नेविक सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए, यानी सटीक डेटा देने के लिए, कम से कम 4 एक्टिव सैटेलाइट्स की जरूरत होती है ना? बिल्कुल, 4 सैटेलाइट्स। लेकिन इस 1F सैटेलाइट के फेल होने के बाद अब हमारे पास ऑर्बिट में सिर्फ 3 ही फंक्शनिंग सैटेलाइट्स बचे हैं। रुको रुको वेट, मतलब 4 चाहिए और हमारे पास सिर्फ 3 बचे? जी, तकनीकी रूप से अब हमारे पास केवल 3 पूरी तरह से काम करने वाले सैटेलाइट्स हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा देशी जीपीएस अभी प्रैक्टिकली अंधा हो चुका है? अंधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी सटीकता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अच्छा, एक बात बताओ, नेविगेशन का मतलब तो रास्ता खोजना होता है ना? तो उसमें घड़ी का क्या काम? कैमरा या रडार क्यों नहीं यूज करते? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। असल में जीपीएस या नेविक सैटेलाइट्स कोई कैमरा नहीं है जो आपको अंतरिक्ष से देख रहे हैं। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? वो सिर्फ एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिसमें एक टाइम स्टैम्प होता है। मतलब सिग्नल में लिखा होता है कि मैंने ये मैसेज ठीक 12 बजे भेजा था। ओके, और हमारा फोन उस सिग्नल को रिसीव करता है। बिल्कुल। अब आपका फोन ये कैलकुलेट करता है कि उस सिग्नल को पहुंचने में कितना समय लगा। अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से चलते हैं। जो कि करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सही कहा। तो इस टाइम डिले को स्पीड से गुणा करके आपका फोन सैटेलाइट से आपकी दूरी निकाल लेता है। ओह, मतलब सारा खेल टाइमिंग का है यार। अगर टाइम गलत हुआ तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। एकदम सटीक समझे आप। लाइट 1 नैनोसेकंड में 30 सेंटीमीटर का सफर तय कर लेती है। बाप रे। अगर सैटेलाइट की घड़ी में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से की भी गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? तो जमीन पर आपकी लोकेशन 300 मीटर गलत दिखाई देगी। व्हाट? 300 मीटर्स? हाँ, और अगर 1 मिलीसेकंड की गड़बड़ी हुई तो आप अपने टारगेट से 300 किलोमीटर दूर होंगे। मिसाइल गाइडेंस में 300 किलोमीटर का एरर? मतलब दुश्मन के बेस की जगह अपनी ही किसी सिटी पर अटैक कर देना? बिल्कुल। इसीलिए नॉर्मल क्वार्ट्ज घड़ियां अंतरिक्ष में नहीं चलती। तो फिर कौन सी चलती है? हमें एटॉमिक क्लॉक्स चाहिए जो रुबिडियम 87 या सीजियम 133 जैसे एटम्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। ये घड़ियां लाखों सालों में सिर्फ 1 सेकंड पीछे होती हैं। यार ये तो माइंड ब्लोइंग है। बैज, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो, ये मेंस में बहुत काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल है। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि 4 सैटेलाइट्स चाहिए और हमारे पास 3 है। तो क्या 3 सैटेलाइट से काम नहीं चल सकता? 3 सैटेलाइट से हम ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, जिससे 2D फिक्स मिलता है। जी हाँ, यानी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेकिन पृथ्वी गोल है और उबड़ खाबड़ है। हमें एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई भी चाहिए। राइट, वो तो है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन में एटॉमिक क्लॉक नहीं होती, उसमें एक सस्ती सी घड़ी होती है। हाँ,
मोबाइल में कहाँ से एटॉमिक क्लॉक आएगी? तो सस्ती घड़ी के टाइम एरर को करेक्ट करने के लिए हमें एक चौथे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इसलिए 4 सैटेलाइट्स बेयर मिनिमम है। एक सेकंड, अगर ऐसा है तो मुझे इसरो की प्लानिंग पर थोड़ा डाउट हो रहा है अब। वो क्यों? मैंने कहीं पढ़ा था कि जुलाई 2025 में एक आरटीआई फाइल हुई थी जिसमें इसरो ने खुद एक्सेप्ट किया था कि 5 नाविक सैटेलाइट्स पूरी तरह से ठप यानी डिफंक्ट हो चुके हैं। जी, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। तो अगर 2025 में ही पता था कि घड़ियां डेड हो रही हैं, तो क्या इसरो सो रहा था? हमने बैकअप पहले क्यों नहीं पुश किया? इस क्रिटिसिज्म में दम है, लेकिन हमें इसरो की टाइमलाइन को भी देखना होगा। स्पेस मिशंस रातों रात नहीं होते। हाँ, वो तो है। इसरो को इस खतरे का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने एनवीएस यानी नेक्स्ट जनरेशन सीरीज पर काम शुरू कर दिया था। ओके, तो बैकअप प्लान था उनके पास। बिल्कुल, मई 2023 में उन्होंने एनवीएस 01 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें पहली बार स्वदेशी रुबीडियम क्लॉक लगी थी। अरे वाह, मतलब मेड इन इंडिया घड़ी? जी, लेकिन असली झटका तब लगा जब जनवरी 2025 में एनवीएस 02 लॉन्च हुआ और वो फेल हो गया। ओहो। वो अपनी सही ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाया और इसीलिए आज हम इस सिचुएशन में हैं। यार, ये NVS 02 का फेल होना हमें इतना क्यों चुभ रहा है पता है? क्योंकि हमारी बुनियाद में ही एक विदेशी खामी थी। ये बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। अब बैच, इस पूरे क्राइसिस का बैकग्राउंड समझो। आखिर ये नाविक है क्या? नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये हमारा अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। राइट। 2013 से 2018 के बीच हमने 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जिनमें से 8 अपनी ऑर्बिट में पहुंचे थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा झोल था। सबसे बड़ा झोल, इन सैटेलाइट्स का ढांचा और बाकी सिस्टम तो हमारा था। लेकिन जो इनका दिल था, यानी एटॉमिक क्लॉक्स, वो हमने इंपोर्ट की थी। हाँ, ये घड़ियां स्विट्जरलैंड के कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम से खरीदी गई थीं। हर सैटेलाइट में 3 घड़ियां होती हैं, एक मेन और 2 बैकअप। लेकिन 5 सैटेलाइट्स में ये तीनों के तीनों स्विस घड़ियां पूरी तरह से डेड हो चुकी हैं। जी, पूरी तरह से फेल। मतलब हमने इतना पैसा लगाया और इंपोर्टेड घड़ियों ने हमें ऐन मौके पर धोखा दे दिया। दुर्भाग्य से यही हुआ है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब इंडिया मंगल तक पहुंच गया था, चांद पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्या हम अपनी खुद की एक घड़ी नहीं बना सकते थे? सवाल वाजिब है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक बनाना कोई आम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये प्योर क्वांटम फिजिक्स है। अच्छा। उस समय 2010 से 2013 के दौर में भारत के पास स्पेस ग्रेड एटॉमिक क्लॉक्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और कोई देश आसानी से ये टेक्नोलॉजी शेयर भी तो नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सबसे कड़े नियमों के तहत आती है, इसलिए हमें इसे कमर्शियल मार्केट से खरीदना पड़ा था। मजबूरी थी मतलब। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फेलियर के बाद इसरो ने रुबिडियम क्लॉक की टेक्नोलॉजी को डोमेस्टिक लेवल पर डेवलप कर लिया है। जी, आपदा में अफसर वाली बात है ये। एग्जैक्टली। अब बैच, यहाँ एक और बेसिक डिफरेंस याद रखना, जो अमेरिका का जीपीएस है वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। उसका दायरा ग्लोबल है। हाँ, लेकिन हमारा नाविक ग्लोबल नहीं है। इसे ऐसे समझो कि अमेरिका का जीपीएस एक ग्लोबल स्ट्रीट लाइट है जो पूरी दुनिया पे रोशनी डाल रहा है। और हमारा नाविक एक टॉर्च है। हाँ, जिसे हमने सिर्फ अपने घर यानी भारत और अपने पोच पर फोकस किया हुआ है, यानी हमारी सीमा से 1500 किलोमीटर के दायरे तक। ताकि कोई छुप कर हमारे घर में ना घुस सके। ये 1500 किलोमीटर वाला फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसे भूलना मत। ये स्ट्रीट लाइट वर्सेस टॉर्च वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। ये स्पष्ट करती है कि ये सिस्टम रीजनल है, ग्लोबल नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ से वो सामरिक महत्व यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा जुड़ता है। हाँ, क्यों जरूरी है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रास्ता ढूंढने की बात नहीं है, ये भारत की नेविगेशन सोवरेनिटी का मामला है। मतलब अगर हमारे डिफेंस फोर्सेस दूसरे देश के नेटवर्क पे डिपेंडेंट हैं, तो हम कभी सेफ नहीं हो सकते। बिल्कुल, अगर आपके पास अपना सिस्टम नहीं है तो आप 100% सुरक्षित नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम करंट जियोपॉलिटिक्स में देख सकते हैं। इजराइल ईरान वॉर का कॉन्टेक्स्ट देखो। जी, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में विदेशी जीपीएस सिग्नल्स को जैम किया जा रहा है। और स्पूफिंग भी तो हो रही है ना। स्पूफिंग का मतलब है कि दुश्मन आपके रिसीवर को हैक कर लेता है। बिल्कुल, और आपकी मिसाइल को ये विश्वास दिला देता है कि वो सही रास्ते पर है, जबकि वो गलत दिशा में जा रही होती है। बाप रे, अगर इंडिया के पास अपना इंक्रिप्टेड सिस्टम नहीं होगा तो वॉर में हमारी भी यही हालत हो सकती है। और हमें इतिहास से भी सीखना चाहिए। कारगिल युद्ध के समय क्या हुआ था? अमेरिका ने भारत को अपना हाई रेजोल्यूशन जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। एकदम सही।
उसी दिन भारत ने तय कर लिया था कि हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम होगा। हाँ, तो नाविक का ये क्राइसिस आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हम स्पेस इकोनॉमी में लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए स्विस घड़ियों पर निर्भर हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता अधूरी है। यार, ये सिर्फ मिलिट्री का मसला नहीं है। लोकल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखो। हमारे जो मछुआरे भाई हैं, उनके लिए नावदिशा ऐप बनाई गई थी। हाँ, जो नाविक से लिंक है, जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो यही सिस्टम उन्हें रास्ता दिखाता है इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने से रोकता है। और तूफान की वार्निंग भी देता है। अब अगर सिस्टम प्रैक्टिकली अंधा हो रहा है तो मछुआरों की सेफ्टी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, सिविलियन इम्पैक्ट बहुत वाइड है। डिजास्टर मैनेजमेंट को ही ले लीजिए। हाँ, साइक्लोन या बाढ़ के समय जब सारे कम्युनिकेशन टावर्स गिर जाते हैं, हम्म तब रिलीफ और रेस्क्यू वर्क के लिए सैटेलाइट नेविगेशन ही काम आता है। लेकिन इसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी तो एंट्री मार रहा है ना। वो आयन स्पेस वाला एंगल। जी, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है। अब स्पेस सिर्फ आईएसआरओ का डोमेन नहीं रहा। हाँ, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नेविगेशन के ग्राउंड स्टेशंस पर काम कर रहा है। और टाटा तथा एल&टी जैसी कंपनियां भी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर रही हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ इम्पोर्टर से इनोवेटर बनने की दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अलर्ट बैच टिंग। अब वो टाइम है जहां से डायरेक्ट प्रीलिम्स में नंबर पक्के होंगे। प्रीलिम्स के नजरिए से कुछ फैक्ट्स बहुत क्रिटिकल हैं। अपना पेन पेपर उठाओ। फैक्ट नंबर 1, IRNSS 1F का लॉन्च ईयर। ये मार्च 2016 में लॉन्च हुआ था। और तुम्हें पता है UPSC 2021 में ये सवाल डायरेक्ट पूछ चुका है। फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं, नाविक का कवरेज दायरा। यह भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर बाहर तक है। ये UPSC 2023 का PYQ है। और तीसरा फैक्ट, एटॉमिक क्लॉक में किस चीज का इस्तेमाल होता है। याद रखना बैच, इसमें रूबिडियम 87 या सीजियम 133 का यूज होता है। और अगर हम मेंस की बात करें, खासतौर पर GS3 में, तो सवाल कैसे आ सकता है? सवाल आ सकता है इंडियाज स्पेस नेविगेशन प्रोग्राम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? ऐसे सवाल के इंट्रोडक्शन में आपको इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी स्विस घड़ियों के फेलियर को जरूर हाईलाइट करना है। और फिर स्वदेशी रूबिडियम क्लॉक की तरफ ISRO की शिफ्ट को भी मेंशन करना है। बिल्कुल, आपको समझाना होगा कि कैसे एक छोटी सी इंपोर्टेड घड़ी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। एकदम परफेक्ट अप्रोच। और अब पटना वालों सुनो, स्पेशली BPSC एस्पिरेंट्स। बिहार के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है ना? बिहार में गंगा नदी में मछुआरों के नेविगेशन एप्स में नेविक को इंटीग्रेट करने की बात चल रही थी। इसके अलावा बिहार हर साल बाढ़ की प्रॉब्लम फेस करता है। हाँ, कोसी या गंडक के बाढ़ प्रबंधन में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट नेविगेशन बहुत क्रिटिकल है। एग्जामिनर गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का ये लिंकेज देखना चाहता है यार। जी, जब आप एक नेशनल इशू को अपने स्टेट की प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, तो आपका उत्तर बेहतर बन जाता है। थैंक यू। तो बैच अब सुनो, ये हुक याद कर लो, एग्जाम हॉल में 100% काम आएगा। हुक बहुत जरूरी है। नाविक की नाली में स्विस घड़ी ने तोड़ी कश्ती, देसी GPS अभी भी परदेसी क्लॉक्स पे। ये हुक तो वाकई दिमाग में छप जाने वाला है और इस पूरी विडंबना को दर्शाता है। है ना? चलो अब फटाफट आज का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं बोलूंगी, तुम बस मेंटली चेक करते जाओ। रिवीजन से टॉपिक कंसोलिडेट हो जाता है। पॉइंट 1, 13 मार्च 2026 को क्या हुआ? IRNS 1F सैटेलाइट की आखिरी एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई। पॉइंट 2, ये घड़ियां कहाँ से आई थीं? स्विट्जरलैंड की स्पेक्टर टाइम कंपनी से। पॉइंट 3, नाविक का दायरा कितना है? भारत और बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक। पॉइंट 4, ISRO का सोल्यूशन क्या है? NVS सीरीज, जिसमें स्वदेशी रूबिडियम घड़ी लगी है। हालांकि NVS 02 जनवरी 2025 में फेल हो चुका है। सब चेक कर लिया। गुड। इस रिवीजन से पूरा टॉपिक एक बार में कवर हो गया, पर खत्म करने से पहले मैं एक बात पर विचार करने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, प्लीज बताइए। आज हम एक क्लॉक के फेल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा वैश्विक युद्ध होता है, जो कि आजकल की सिचुएशन देखते हुए पॉसिबल है। जी, और अगर विदेशी सप्लाई चेन पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, तो क्या ISRO के पास इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए कोई प्लान बी है? मतलब एडवांस सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए? बिल्कुल। क्या हम रातों रात ये सब खुद बना सकते हैं? इस पर रिसर्च कीजिएगा और सोचिएगा। बहुत ही डीप और प्रोवोकेटिव सवाल है ये। बैच, इसके बारे में सोचना और अपने नोट्स में ये एंगल जरूर ऐड करना। ये सोचने का नजरिया आपको मेंस में बहुत मदद करेगा। यार, मुझे पता है ये सब साइंस और टेक के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ना इजी नहीं है। एटॉमिक लॉग, स्ट्रैंगुलेशन, दिमाग घूम जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। एग्जैक्टली।
तुम यहाँ हो, तुम ये डीप डाइव सुन रहे हो, यही काफी है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें दूसरों से आगे रखेगी, बस लगे रहो। और रिवीजन करते रहिए। हाँ, एमसीक्यूज और विजुअल रिवीजन के लिए हमारी पीपीटी स्लाइड जरूर चेक कर लेना। सब कुछ वहाँ डिटेल में है। कल भी मिलेंगे, सेम टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और पढ़ते रहना।